नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 7 की आज हमारी तीसरी क्लास है और नगर पालिका अधिनियम की हमारी आज 21वीं क्लास है। अब तक हम अध्याय 7 में धारा 101 से लेकर धारा 110 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्याय 7 की तीसरी क्लास में धारा 111 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। धारा 111 में बताया गया है कर को स्थगित करने, समाप्त करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। आप इस पॉइंट को याद रखिए कि सरकार की शक्ति, यहाँ नगर पालिका की शक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरकार की शक्ति कि सरकार किस प्रकार कर को स्थगित कर सकती है, समाप्त कर सकती है और या उसमें सुधार कर सकती है, इसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले इसमें जो दिए गए पॉइंट हैं उनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इनको समझने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार को शिकायत करने पर या नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर का भार अनुचित प्रतीत होने पर या कर उद्ग्रहण जनसाधारण के हित के प्रतिकूल या हानिकारक होने पर राज्य सरकार नगर पालिका से अपेक्षा करेगी कि नगर पालिका संग्रहण नीति में विद्यमान त्रुटि को दूर करे। अब इस पूरे पॉइंट का हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि मान लीजिए नगर पालिका द्वारा जो टैक्स लिए जा रहे हैं, टैक्स उद्ग्रहित किए जा रहे हैं, यदि वह अनुचित हैं और जनसाधारण को उस प्रकार के टैक्स संग्रहण से परेशानी हो रही है और जनसाधारण के हित के प्रतिकूल है, तो इस प्रकार के मामलों की जब शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होगी, तब राज्य सरकार नगर पालिका से यह अपेक्षा करेगी कि नगर पालिका जो संग्रहण की रीति है और उसमें विद्यमान कोई त्रुटि है उसको दूर करे। अर्थात नगर पालिका जो टैक्स वसूल कर रही है, यदि वो अनुचित प्रकार से वसूल कर रही है, अत्यधिक दर पर वसूल कर रही है या गलत तरीके से वसूल कर रही है, तो उस पूरी त्रुटि को नगर पालिका दूर करे। ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार नगर पालिका से करेगी। आगे हम पॉइंट देखें, यदि नगर पालिका नियत समय में समाधान पर कार्य नहीं करती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कर या उसके भाग के उद्ग्रहण को तब तक स्थगित कर सकेगी जब तक नगर पालिका त्रुटि का निराकरण ना कर दे। अर्थात हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि राज्य सरकार नगर पालिका से यह अपेक्षा करेगी कि नगर पालिका संग्रहण की रीति में जो त्रुटियां विद्यमान हैं उनको दूर करे और उसको एक समय दिया जाएगा। यदि नगर पालिका ने उस नियत समय में समाधान का कार्य नहीं किया और संग्रहण रीति में विद्यमान त्रुटि को दूर नहीं किया, तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नगर पालिका द्वारा जो टैक्स लिए जा रहा है उस टैक्स पर या उसके टैक्स के किसी भाग के उद्ग्रहण को स्थगित कर देगी और तब तक के लिए स्थगित कर देगी जब तक नगर पालिका त्रुटि का निराकरण ना कर दे। और राज्य सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले टैक्स को समाप्त भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। तो इस प्रकार राज्य सरकार के पास 3 शक्तियां हैं। या तो वह टैक्स के उद्ग्रहण को स्थगित कर देगी, और स्थगित कब तक के लिए करेगी, जब तक नगर पालिका त्रुटि का निराकरण ना कर दे, या फिर राज्य सरकार टैक्स को समाप्त भी कर सकती है और टैक्स को कम भी कर सकती है। उम्मीद करता हूं धारा 111 आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगली धारा है धारा 112। धारा 112 के अंदर बताया गया है कर को स्थगित और समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति। पिछली धारा में हमने देखा था कर को स्थगित करने, समाप्त करने और सुधार करने की सरकार की शक्ति को, लेकिन धारा 112 के अंदर नगर पालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो आप इसको याद रखना कि धारा 111 में सरकार की शक्ति है और धारा 112 में नगर पालिका की शक्तियों की बात की गई है। अब धारा 112 से संबंधित पॉइंट को देख लेते हैं। राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे कर को स्थगित या समाप्त कर सकती है जिसका समाधान हो जाए कि ऐसा किया जाना लोक हित में है। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। राज्य सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन नगर पालिका किसी कर को समाप्त भी कर सकती है और स्थगित भी कर सकती है, लेकिन वह इस स्थिति में
टैक्स को समाप्त और स्थगित करेगी जब यह समाधान हो जाए कि टैक्स को समाप्त करना या टैक्स को स्थगित करना लोक हित में है। ऐसा समाधान होने पर ही नगरपालिका टैक्स को स्थगित और समाप्त कर सकती है। नोट डालकर एक पॉइंट आप यह लिख लीजिए, यहाँ धारा 103 के अधीन अधिरोपित करों की बात की गई है, अर्थात नगरपालिका जिन टैक्सों को समाप्त करेगी या स्थगित करेगी वह टैक्स और कर धारा 103 के अधीन अधिरोपित किए जाते हैं, वह टैक्स होने चाहिए। अगली धारा है धारा 113। धारा 113 में कर निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। इसको पॉइंट से समझते हैं। नगरपालिका कर निर्धारण के लिए राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति कर सकेगी, जो राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप कर निर्धारित करेंगे। आसान पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आपको कि नगरपालिका के जो कर हैं उनको निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति करेगी। यानी राज्य सरकार कुछ व्यक्तियों की, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर निर्धारक के रूप में करेगी और वे कर निर्धारक व्यक्ति नगरपालिका करों का निर्धारण करेंगे और जो करों का निर्धारण किया जाएगा वो राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप किया जाएगा। अगला पॉइंट है धारा 113 में कर निर्धारकों को राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा कोई ऐसा अन्य कार्य समनुदेशित किया जा सकेगा। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा जो कर निर्धारक नियुक्त किए गए हैं उनको अन्य कार्य भी असाइन कर सकती है। ये 113 धारा हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आगे हम अगली धारा पढ़ेंगे। अगली धारा है धारा 114, कतिपय जानकारियां देना और देने में विफल रहने का परिणाम। तो इस धारा 114 में जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था कर निर्धारकों को, वह कुछ जानकारियां भवन या भूमि के स्वामी से मांग सकते हैं। यदि वह जानकारी देने में विफल रहता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में धारा 114 में चर्चा की गई है। हम निम्न पॉइंट से धारा 114 को समझने का प्रयास करेंगे। कर निर्धारक की अध्यापेक्षा पर धारा 102 में निर्दिष्ट भवन या भूमि या दोनों का स्वामी या अधिभोगी को अध्यापेक्षा में मांगी गई जानकारी नियत समय पर देना बाध्यकारी होगा। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए आप। जो कर निर्धारक है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह अध्यापेक्षा पर धारा 102 में हमने बात की थी भवन भूमि पर कर की। धारा 102 में निर्दिष्ट भवन या भूमि या दोनों का जो स्वामी होगा या अधिभोगी होगा, उससे कर निर्धारक द्वारा अध्यापेक्षा में कुछ जानकारी मांगी जा सकती है और उस जानकारी को नियत समय में देना स्वामी और अधिभोगी के लिए बाध्यकारी होगा, अर्थात उसको वह जानकारी देनी ही पड़ेगी। तो क्या क्या जानकारी मांगी जा सकती है, उनके 2 पॉइंट नीचे दिए गए हैं। पहला, ऐसे प्रारूप में विवरणी देने के लिए जो विहित किए जाए, अर्थात अध्यापेक्षा में किसी प्रारूप में रिपोर्ट मांगी जा सकती है जो अध्यापेक्षा में विहित की जाएगी कि आपको किस फॉर्मेट में आपको अपने संपत्ति की विवरण देना है या अन्य प्रकार का विवरण देना है। दूसरा पॉइंट है, ऐसी जानकारी देने के लिए जो उस व्यक्ति का अवधारण करने के लिए अपेक्षित हो, जिससे धारा 120 के अधीन कर मूलतः उद्ग्रहणीय है। पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि धारा 120 की बात की गई यहाँ पे। धारा 120 में इस बात का उल्लेख है कि जो भूमि या भवन है उसका टैक्स मूलतः कौन भरेगा, अर्थात उस भूमि और संपत्ति का मालिक कौन होगा जो टैक्स को भरेगा, तो उसकी बात की गई है। तो उस भूमि के स्वामी की पहचान करना आवश्यक है जो भूमि के टैक्स को भरेगा। तो उसी प्रकार की जानकारी पॉइंट 2 में मांगी गई है कि ऐसी जानकारी देने के लिए जो उस व्यक्ति का अवधारण करने के लिए अपेक्षित हो, अर्थात उस व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक हो जो भूमि या भवन का मालिक है या अधिभोगी है। आप एक तरीके से समझिए, यहाँ वह डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो यह निर्धारित करेंगे कि फलाना व्यक्ति इस संपत्ति का मालिक है और यह कर और संपत्ति का कर या भूमि या भवन का कर
इस व्यक्ति के द्वारा ही चुकाया जाएगा और भरा जाएगा। तो इस प्रकार की जानकारी पॉइंट 2 के अंतर्गत मांगी जाएगी। अगला दूसरा पॉइंट आता है, यदि स्वामी अधिभोगी अध्यापेक्षा का नियत समय में अनुपालन करने में विफल रहता है या अनुपालन से इनकार करता है तो अधिनियम के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कर निर्धारक जांच के पश्चात सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से भवन या भूमि या दोनों पर कर संदेह का निर्धारण कर सकता है। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए आप कि जो ऊपर लिखी हुई बातें हैं वह जानकारी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी से मांगी जाती है। किसके द्वारा मांगी जाएंगी? तो कर निर्धारक के द्वारा मांगी जाएंगी। यदि भवन भूमि का जो स्वामी है या अधिभोगी है वह इस प्रकार की जानकारी नहीं देता है, या तो नियत समय पर नहीं देता है, जो टाइमलाइन दी गई है उसके अंदर उसने जानकारी नहीं दी, या जानकारी देने से इनकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अर्थात राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किए बिना कि जो कर निर्धारक है वह अपनी विवेक बुद्धि से भूमि और भवन पर टैक्स को निर्धारित कर सकता है। तो ये हमने धारा 114 के अंदर देखा और आगे हम धारा 115 को देखेंगे। अगली धारा है धारा 115। धारा 115 के अंदर बताया गया है संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता। अब यहाँ पर किन संशोधनों की बात की गई है? तो भवन या भूमि में संशोधन की बात की गई है। हम पॉइंट के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। धारा 115 में पहला पॉइंट है, जब कोई भवन निर्मित या परिवर्तित किया जाए तब उसका स्वामी ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के पूर्ण होने की तारीख या भवन के अधिभोग करने की तारीख जो भी पहले हो से 1 माह के अंदर अंदर नगरपालिका को सूचना देगा। अब इस पॉइंट का आप अर्थ समझिए कि कोई भवन है जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा है या उसको परिवर्तित किया जा रहा है, अर्थात एक मंजिल से दूसरी मंजिल बनाई जा रही है या फिर कोई अतिरिक्त निर्माण करवाया जा रहा है, तो भवन का स्वामी ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण और परिवर्धन के पूर्ण होने की तारीख, यानी कि जिस तारीख में हमारा निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा उस तारीख को, या फिर भवन अधिभोग करने की तारीख, यानी कि आपने घर में और उस भवन में रहना शुरू कर दिया, उसको अधिभोग करना शुरू कर दिया, उस तारीख, इन दोनों तारीखों में जो भी पहले तारीख आए, या तो निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख या भवन को अधिभोग करने की तारीख, जो भी तारीख पहले हो उस तारीख से 1 माह के अंदर अंदर आपको नगरपालिका को सूचना देनी पड़ेगी। और सूचना किस संबंध में देनी पड़ेगी? कि निर्माण कार्य किया गया है या आपने अपने भवन को परिवर्तित किया है या उसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस प्रकार की सूचना आपको नगरपालिका को देनी पड़ेगी। पॉइंट 2 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1, अर्थात जिसकी हमने अभी ये बात की है, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है तो नगरपालिका उस पर 500 रुपये तक जुर्माना या उक्त भवन पर 3 माह के कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो ऐसी पेनल्टी आरोपित की जा सकती है, जो नगरपालिका ठीक समझे। अब इस पॉइंट का आप अर्थ समझिए कि जिस सूचना की बात हमने पॉइंट नंबर 1 में की है कि भवन का स्वामी भवन के निर्माण, परिनिर्माण, पुनर्निर्माण और परिवर्तित करने की सूचना नगरपालिका को देगा, और कब तक देनी होगी? कि जब निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हो या फिर स्वामी ने भवन का अधिभोग करना प्रारंभ कर दिया हो, उस तारीख से 1 माह के अंदर अंदर स्वामी को नगरपालिका को सूचना देनी पड़ेगी। यदि वह ऐसी सूचना देने में विफल रहता है तो नगरपालिका उस व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना या जो भवन है उसके 3 माह का जो टैक्स है, जो हाउस कर लगता है या गृह कर लगता है, उस भवन का जो 3 माह का जो टैक्स बनेगा उसकी जो रकम होगी उसका 10 गुना, दोनों में जो भी अधिक हो, या तो 500 रुपये अधिक हो या 3 माह के टैक्स की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो, नगरपालिका उसे पेनल्टी के रूप में लेगी। अगली क्लास में हम
धारा 116 से धारा 120 तक की धाराओं का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 में 40 धाराएं हैं, जिसमें से 20 धाराओं का अध्ययन हमारा कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम 20 धाराओं की MCQ क्लास लेके आएंगे। MCQ क्लास में आपका 20 धाराओं का रिवीजन साथ साथ में MCQ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।